गुड आफ्टरनून एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम नेशनलिज्म इन इंडिया इसका हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस इन द सेंस ऑफ कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो क्वेश्चन का टारगेट यहां से लॉक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक नेशनलिज्म जो टर्म है इंडिया के लिए, ये चूंकि हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लोग का एक मतलब लोग ऐसा सोचते भी है कि यहीं से क्वेश्चन बनाए, और यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वे से ये चैप्टर अपने आप में रहता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब इसको करने की सोचते हैं, इसको पढ़ने की सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम आपको जो कराने वाले हैं वन शॉट वीडियो, जिसमें हम ये चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया कराने वाले हैं। और इस नेशनलिज्म इन इंडिया ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वे मतलब लॉस्ट नहीं करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। ओके, लिसन, ये हिस्ट्री का आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। और चलो अब हम इंडिया के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है, सर ये नेशनलिज्म है क्या चीज? एक्चुअली नेशनलिज्म के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि सर नेशनलिज्म एक्चुअली एक तरह की आइडियोलॉजी है, और साथ ही साथ ये नेशनलिज्म एक तरह का पेट्रियोटिक फीलिंग है। पेट्रियोटिक फीलिंग है, पेट्रियोटिक फीलिंग है। अगर कोई पूछे कि नेशनलिज्म क्या है, तब आप कहना कि सर इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, कहीं पे लगा होगा ISM है, लगा हुआ है ना। और ये क्या है? एक तरह की आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, और साथ ही साथ ये एक तरह का पैट्रियोटिक फीलिंग है, यानी दैट मींस लव टुवर्ड्स द नेशन, अपने देश से प्यार। तो चलो इस चैप्टर में हम लोग अपने देश से प्यार वाली ही बातें बोलते हैं, ठीक है? लव टुवर्ड्स द नेशन, इसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। यार बहुत मजेदार होने वाला ये चैप्टर। तो जरा देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले बात आती है कि सर ये नेशनलिज्म जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम आखिर पढ़ेंगे क्या चीज? सबसे पहला आप कहां से स्टार्ट करिएगा? तो यहां से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आपको जरा देखिएगा यहां पे। नहीं नहीं, अब देखिएगा यहां पे, यहां से हम लोग मेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सर आप मुझे बताइए ये नेशन क्या होता है? एक्चुअली आप हमें पढ़ाने जा रहे हो नेशनलिज्म, और जब हम नेशनलिज्म पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये नेशन होता क्या है। तो एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको। क्या है नेशन का? नेशन ट्रिपल पी से बनता है। ये क्या बनता है? ट्रिपल पी से हम आपको नेशन बना के बताएंगे कि ट्रिपल पी से कैसे नेशन बनता है। यानी नेशन बनने के लिए आपको पीपल की जरूरत होनी चाहिए, नेशन बनने के लिए आपको पास्ट की जरूरत होनी चाहिए, और नेशन बनने के लिए आपको प्रेजेंट की भी जरूरत होनी चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? नेशन। यानी कि अगर कोई राष्ट्र होता है तो उसका कोई पास्ट होगा, अभी प्रेजेंट भी होगा, और वहां के लोग होंगे, और सब मिलकर क्या बनाएंगे? नेशन बनाएंगे, है ना? तो भाई ये चैप्टर अब हम यहां से अब कहते हैं कि यहां से अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। इस चैप्टर की स्टार्टिंग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से होती है। भाई एक चीज बताओ, ये आपका 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, और हिस्ट्री में सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, और आपने देखा था कि नेशनलिज्म इन यूरोप में एंटी मोनार्कियल मूवमेंट चली थी, यानी मोनार्की को हटाने के लिए मूवमेंट चली थी। यही पढ़ा था ना यूरोप में। और इंडिया में आप पढ़ने वाले हो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी किसके बारे में? कॉलोनी के बारे में। आप यहां पे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल पढ़ोगे, और यूरोप में आपने पढ़ा था एंटी मोनार्कियल स्ट्रगल पढ़ा था, ठीक है? तो अब सबसे पहले बात आती है, सर ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल क्या होती है? तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के बारे में कहा जाता है स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनी इज कॉल्ड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट या स्ट्रगल। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल क्या चीज है? तब आपका कहना होगा सर कॉलोनी के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल किया वही एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है। यानी कॉलोनी के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल हुआ वही क्या है? एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है। बेटा एक चीज याद रखना, आपको एक चीज हम बताने वाले हैं। क्या चीज बता रहे हैं, जरा सुनिएगा।
ध्यान से सुनिए। जैसे ये समझो, अगर हमने ये यूरोप बनाया, ये आपका अमेरिका है, ये क्या हो रहा है, ये देखिएगा। आपको हम बता दें कि यहां पर आपने ये यूरोप है, यूरोप में आपका जैसे मान लेते हैं ब्रिटेन, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, डच ने, पोर्टुगीज ने, सभी ने अपनी कॉलोनी कहां पे बनाई? ऑल ओवर द वर्ल्ड में बनाया, जिसमें ब्रिटिशर्स के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी को सेटअप किया। किया ना सर? वैसा ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी कॉलोनी सेटअप किया, डच लोगों ने सेटअप किया, फ्रेंच ने किया, पोर्टुगीज ने किया। सर इन्हीं लोगों के खिलाफ में जो मूवमेंट था वही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। कोई दिक्कत नहीं ना? 1 मार्क्स का, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंटी कॉलोनियल मूवमेंट? तब आपका आंसर होगा सर मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनी इज कॉल्ड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। फिर हम अपने चीजों पे आते हैं, जरा देखते हैं अब क्या है यहां पर। अब बात आ जाती है नेशनलिज्म की, और इसको हमने समझा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं जो हमारे यहां पर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सर हमारा सबसे पहला टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया में है, क्या है कि इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। और क्वेश्चन कहां से पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया के ऊपर में क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। यानी कि इंडिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा था, कहां पे? उसके पॉलिटिक्स पे और उसकी इकोनॉमी पे, है ना? तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात देखते हैं कि सर यहां पर तो जो जो पॉइंट दिया हुआ कि इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, सबसे पहले बात आती है कि सर इन लोगों ने डिफेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया था। सर क्यों? क्योंकि इनको तो वर्ल्ड वार वन करना था ना, और किसके किसके बीच में हो रहा था? एलाइड और एक्सिस के बीच में हो रही थी ना, एलाइड और सेंट्रल के बीच में। जब एलाइड और सेंट्रल के बीच में जब ये वर्ल्ड वार 1 हो रही थी, तो ये तो किसकी तरफ से था? अगर हम ब्रिटिशर तो इंडिया में अपनी कॉलोनी सेटअप कर रहा है ना, मेनली तो हम ब्रिटिशर्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स किसकी तरफ से थे? एलाइड पावर की तरफ से। और बेटा एक चीज बताओ कि लड़ाई में हमें लड़नी है तो पैसे की तो जरूरत होगी। अब पैसा आएगा कहां से? तो हमने लोन लिया, लोन लिया तो भाई कर्ज तो मेरे ऊपर ही है। अब ये कर्ज किससे हम ये करेंगे? इंडियन से उस कर्ज को वसूलेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? टैक्सेस को बढ़ा दिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर पर सबसे ज्यादा खर्चा किया उन लोगों ने। खर्चा किया तो पैसा कहां से ले आया? लोन से लिया। और लोन वगैरह को चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने टैक्स वगैरह इंक्रीज कर दिया, कस्टम ड्यूटीज लगा दिया। जो जितना जो ट्रेड बैरियर वगैरह जो होते थे, जो गाड़ियां जाती थी जहां पर बैरियर होता था, उस बैरियर पे वो लोग वहां से क्या करते थे? वहां से लोगों पर हेवी चार्ज करना शुरू कर दिया, अपने कस्टम ड्यूटीज वगैरह को इंक्रीज कर दिया। सर इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि सर जबरदस्ती इनसे जब कस्टम ड्यूटीज वगैरह लेना शुरू कर दिया, और उसी समय प्राइसेस जो फूड ग्रेन का था वो क्या हो गई थी? डबल हो गई थी। यानी जो चीजें हम 5 रुपए में एक ब्रेड ला रहे हैं, अब वो ब्रेड की कीमत 10 रुपए की हो गई थी। यानी प्राइसेस क्या हो गई थी? डबल हो गई थी। और जब प्राइसेस डबल हुआ बच्चे, तब तो इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, नहीं कर रहा है? इकोनॉमी इंडिया में तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ और जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंडिया में क्या हुआ, मेनी पार्ट ऑफ इंडिया क्या और सिचुएशन क्रिएट हुआ था। इंडिया में मेनी पार्ट में फूड की शॉर्टेज पड़ गई थी। क्यों भाई? बहुत ज्यादा एपिडेमिक, बहुत ज्यादा ड्रॉट, फ्लड वगैरह, ये बहुत सारा चीज आ गए थे। और उसी समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई थी, जिसके कारण 12 to 13 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे पूछा है किस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन, माने कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया का ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 के टाइम में वर्स्ट हो चुका था, कैसे वर्स्ट हो गया था, वो आपको ये सारा चीज आपके सामने ये स्लाइड पे है कि वर्ल्ड वार 1 जब चल रही थी तो इंडिया का फिनेंशियली वे से, इकोनॉमिकली वे से इंडिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और ये पूछ रहा है कैसे, तो वो सारे पॉइंट आपका है कि सर इकोनॉमिकली खराब होने के पीछे उसका क्रॉप फेलियर का भी होना है। यहाँ पे क्रॉप उसका फेलियर हो गया, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा खर्च होने लगा, साथ ही साथ उन लोगों ने हेवी टैक्सेस लोगों को पर लगा दिया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया। सर ये सारा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी। और उसी समय क्या हुआ
कि नए नए लीडर अब सामने आना शुरू हो गए। अब नए नए लीडर कहते थे कि भाई इस तरह की इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, अब वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स में चेंज आए। क्या किसमें चेंज आए? और उसी समय ऐसा हुआ था बेटा कि बहुत सारे जो विलेज एरिया से, एक चीज याद रखना, विलेज एरिया से लोगों को पकड़ पकड़ के ना जबरदस्ती आर्मी में भर्ती लोग ले रहे थे, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि पहले के लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा था, वो लोग सोचते थे कि 7 समंदर अगर पार चला गया तो वो अनटचेबल हो गया। और अनटचेबल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हियर इज कि न्यू लीडर अपीयर्ड सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इसी समय जब इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा तो नए नए लीडर अब सामने आ गए थे। और उन लीडर ने क्या करना शुरू किया? लोगों को अब एक ऐसा आइडिया दिया कि यार ये ब्रिटिशर्स कर क्या रहा है, चलो इसके खिलाफ में हम लोग खड़े होते हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया। देखते हैं आगे और क्या होता है। धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। लिसन केयरफुली, यहां से हम लोग चैप्टर में इन कर गए हैं। एकदम बहुत अच्छा है, समझिएगा, सुनिएगा बेटा। यहां पर क्या है कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह, और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सत्य का मतलब होता है ट्रूथ। सत्य मतलब ट्रूथ, और आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। सर इसमें ट्रूथली रिक्वेस्ट करने की बात होती है। इसमें क्या होती है? ट्रूथली रिक्वेस्ट करने की बात होती है। और किसके जरिए? बाय द नॉन वायलेंस के जरिए। किसके जरिए? नॉन वायलेंस के जरिए। किसके जरिए? यानी इसमें वेपन किसका यूज किया जाता है? नॉन वायलेंस का। बेटा यहां पर कह रहा है कि महात्मा गांधी रिटर्न, अब यहां पर समझो, यहां पर बात हो रही है कि गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। और कब? 1915, जनवरी 1915। कब आया था? यहां से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन जाता है, याद रखना। क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि गांधी कब रिटर्न आया था, और कहां से रिटर्न आया था? अफ्रीका से। तो गांधी जी अफ्रीका से जनवरी 1915 में रिटर्न आया। तो सर उसके पहले वो अफ्रीका में कर क्या रहे थे? तो वही गुजरात का 2 ब्रदर था, उसकी केस को कहां पे करने गए थे? एक्चुअली वो तो एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, और वो कहां पे लड़ने गए थे? अफ्रीका में। और अफ्रीका में वहां पर रेसिज्म के खिलाफ में उन्होंने आवाज उठाया और सत्याग्रह किया, जिसकी वजह से, और वहां पर याद रखना, यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। गांधीयन फर्स्ट सक्सीड सत्याग्रह आउटसाइड द कंट्री। ये कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इनसाइड द कंट्री में सबसे पहले हम चंपारण को पढ़ेंगे जब सत्याग्रह को हम लोग ज्यादा इलेबोरेट करेंगे तो, ओके। और ये कहां से साउथ अफ्रीका में आया था? इन साउथ अफ्रीका ही फॉट द रेसिस्ट रिजाइम विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। यानी सत्याग्रह क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि सत्याग्रह क्या है, तो सबसे पहले सर ये तो ट्रूथली रिक्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ये एक नोवल मेथड होता है जो मास एजिटेशन यानी लोगों को लार्ज स्केल पर जोड़ता है अपने साथ, और जोड़ने के बाद उसके सामने फोर्स करता है कि भाई तुम मेरी बात को मानो। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है, यानी ट्रुथ की बात होती है। सत्याग्रह में क्या होती है भाई? ट्रुथ। अभी ट्रूथली की बात कर रहे थे। और इसी में क्या होता है? इनकरेज दैट फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। सर इस सत्याग्रह में इस चीज की बात की जाती है कि फिजिकल फोर्स का कोई जरूरत नहीं होता है। आपको एक्टिवली वहां पर खड़े होकर किसी को फोर्स नहीं करना है, इस चीज की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, यानी फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत, अगर आप ही बोलोगे, अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी बीपीएससी के प्रोटेस्टर कहां पे? पटना में बैठे हुए हैं ना, पटना में वहां पर बैठा हुआ है, क्या वो फिजिकल फोर्स का यूज कर रहा है? नहीं यार, वो शांति ढंग से बैठा हुआ है, गांधीयन के सत्याग्रह को फॉलो कर रहा है ना। तो कहने का मतलब कि सर यहां पर जब सत्याग्रह की बात होगी तो उसमें फिजिकल फोर्स का कोई जरूरत नहीं होती है। समझ गए बात को? नेक्स्ट। अब बात आती है, ध्यान से समझना, और गांधी का यही कहना था कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, ये इंडियन को क्या कर देगा? यूनाइट कर देगा। इंडियन को क्या कर देगा? यूनाइट कर देगा। ओके ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में देखते ही। मैंने बोला भी था कि व्हेन डिड गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? चल भाई सबसे, ये 1915। और एक और क्वेश्चन, सर कब? जनवरी 1915। कब? ओके, नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात आती है सर गांधीयन सत्याग्रह की बात आती है। किसकी बात आती है? गांधीयन सत्याग्रह की। सर एक चीज बताइए,
यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन तो यही बनता है यार, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। बोर्ड वाले कहीं से भी घुमा के दे, हम तुम्हें एक ऐसा बेटर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि एकदम ध्यान से सुनो, कहानी तुम्हारे दिमाग में होगी, लिख के आओगे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा। ओके, ध्यान से सुनना। कह रहा है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था। तो सबसे पहले 3 सत्याग्रह के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जरा देखिएगा क्या पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कौन सा? सत्याग्रह ऑफ चंपारण। बेटा ये चंपारण के बारे में इसको जानने से पहले थोड़ा सा तो और भी चीजें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। कौन सा कलर ज्यादा डीप होगा वही देखते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा ना। देखिएगा एकदम बहुत अच्छे से समझिए। बेटा इन 1916 गांधी जी वाज इन लखनऊ कांग्रेस सेशन। कहां पे थे भाई? लखनऊ कांग्रेस सेशन। याद रखना, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन ये भी हो गया। 1916 में कांग्रेस का कौन सा सेशन हो रहा था? लखनऊ का सेशन हो रहा था। कौन सा सेशन? और ये लखनऊ का सेशन को उस समय कौन उसकी प्रेसिडेंसी में, किसकी प्रेसिडेंसी में? आरसी मजूमदार की। किसकी? आरसी मजूमदार की प्रेसिडेंसी में हो रही थी ये। तो बेटा यहां पर कांग्रेस, यहां पर अब कांग्रेस की बात हो गई। सर कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था भाई? 1885 में। और कौन किया था? एओ ह्यूम किया था। कौन किया था? एओ ह्यूम किया था। और भाई इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी था। कौन था? डब्ल्यूसी बनर्जी था। यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा जरूर पकड़ाएगा आईएनसी से, एमसीक्यू का 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। किसने भाई इसको मतलब कौन इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था? किसने इसको सेटअप किया? कौन फॉर्म किया था? और ये कब हुआ था? ओके, और उसके बाद यहां पर होगी कि सर ये होना कहां था और हुआ कहां पे था? एक्चुअली ये पुणे में होना था, लेकिन हुआ कहां पे? आपका बॉम्बे में हुआ था। कहां पे हुआ? बॉम्बे में हुआ था, संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल जो भी हो। अब यहां पर देखिएगा, इस पुणे में जो होना था, पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर प्लेग एपिडेमिक फैल गई थी। और प्लेग एपिडेमिक यानी प्लेग बोले तो रैट से स्प्रेड होने वाली वो बीमारी होती है। ओके ना। चलो अब हम फिर इसके आगे देखने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो भाई उसी 1916 के जो क्या कहते हैं लखनऊ कांग्रेस सेशन में गांधी was in that session. At that time a चंपारण पीजेंट राजकुमार शुक्ला मीट विद गांधी। उसी समय 1916 के जो लखनऊ कांग्रेस सेशन था, उसी कांग्रेस सेशन में राजकुमार शुक्ला जो चंपारण का एक किसान था, गांधी से मीट करता है। और गांधी से मीट करने के बाद क्या करता है? वो उनसे डिस्कस करता है कि गांधी जी, मेनी पीपल ऑफ द क्या कहते चंपारण फेस प्रॉब्लम बाय द इंडिगो प्लांटर्स। किससे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? कौन किससे प्रॉब्लम फेस कर रहा है? इंडिगो प्लांटर से। कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है? इंडिगो पीजेंट्स। कौन फेस कर रहे हैं? और किससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? किससे प्रॉब्लम फेस कर रहा है? इंडिगो प्लांटर से। अब भाई ये इंडिगो प्लांटर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो गांधी ने बोला कि ठीक है, आई विल डेफिनेटली केम देयर। और उसी बीच 1916 में गांधी चलना शुरू, माने वहां पे जाने के लिए तैयार होते हैं, जाते भी है। और 17 में गांधी क्या करते हैं? अब चंपारण सत्याग्रह 1917 याद रखिएगा, वो मारिएगा टिक 17 में, 16 मत मार देना। अब यहां पे सुनो, इसी बीच में क्या हुआ कि चंपारण, सर चंपारण को जरा कुछ बताइए। बिल्कुल बताते हैं, देखिएगा। जैसे ये अगर आप बिहार का मैप बनाते हो, तो बिहार का ये जो कॉर्नर वाला रीजन है ना, यही 2 पार्ट में है, वेस्टर्न चंपारण, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। सर इसी चंपारण में 1917 में व्हेन गांधी रीच देयर, देन he saw that इंडिगो प्लांटर्स क्रिएट प्रॉब्लम टू द इंडिगो पीजेंट्स। वो देखते हैं कि सच में इंडिगो प्लांटर्स इंडिगो पीजेंट को, जो किसान है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। और इसके पीछे का वो रीजन बताते हैं। वो रीजन देखते हैं, यहां पर एक 3 काठिया सिस्टम था। कौन सा सिस्टम?
तीन काठिया सिस्टम। और इसी तीन काठिया सिस्टम के खिलाफ में क्या हुआ था कि इसी तीन काठिया सिस्टम के जरिए वहां के लोग बहुत परेशान थे। कौन परेशान थे? इंडिगो पीजेंट्स, वहां के किसान लोग। किससे परेशान थे? तीन काठिया सिस्टम से परेशान थे। सर ये तीन काठिया सिस्टम क्या था? तीन काठिया सिस्टम में था कि इन द लैंड ऑफ 1 बीघा, इन द लैंड ऑफ 1 बीघा, अगर 1 बीघा का ये प्लॉट है तो इसमें ऑन द 3 कट्ठा, इस 3 कट्ठा पे पीजेंट है कंपलसरी टू ग्रो इंडिगो। पीजेंट को कंपलसरी क्या करना है? पीजेंट हैव कंपलसरी टू ग्रो इंडिगो। इस पर इंडिगो ग्रो करना है। इसको क्या ग्रो करना है? इंडिगो ग्रो करना है। और उसी इंडिगो ग्रो करना है। और ड्यू टू इंडिगो प्लांटेशन, और याद रखना ड्यू टू इंडिगो प्लांटेशन इनको प्रॉब्लम यह होती थी कि द रेस्ट ऑफ द फील्ड लूज इट्स फर्टिलिटी, वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर जाता था। मेरे प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझिएगा कि सर गांधी वहां जाते हैं, गांधी वहां पर के किसानों से मीट करते हैं, मीट करने के बाद किसानों से उनकी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। और जैसे किसान से जब सुनते हैं बात को तो किसान लोग कहते हैं कि सर जी यहां पर तीन काठिया सिस्टम इंप्लीमेंट है। सर तीन काठिया सिस्टम में क्या है कि अगर 1 बीघे का प्लॉट है उसमें 3 कट्ठा पर हम लोग को जबरदस्ती इंडिगो प्लांटर्स क्या बोलता है कि तुम खेती करो, और उसमें 3 कट्ठा पर खेती करते हैं सर। और जो बच गया 17 कट्ठा ना, उस 17 कट्ठा पे हम लोग को अपना सीजनल क्रॉप लगाना है। जो क्रॉप हम लोग लगाते हैं सर, सीजनल क्रॉप लगाते हैं ना, उसका वो लोग हमसे टैक्स लेता है, रेवेन्यू लेता है। ठीक है, 3 कट्ठा तो ऐसे ही लगाया तो वो काट वाट के लेकर अपना चला गया, कटवा कर लेकर चला गया। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि ड्यू टू इंडिगो प्लांटेशन द रेस्ट ऑफ द फील्ड लूज इट्स फर्टिलिटी। सर इसका रीजन था ना कि इंडिगो का जो रूट होता था बहुत डेप्थ तक जाता था, वो वहां से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, रेस्ट ऑफ द फील्ड बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया तो क्रॉप फेलियर हो जाता था। और बउआ जब क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता था कि उनको जबरदस्ती, वो ऑफिसर लोग आते थे उनसे जबरदस्ती उनसे रेवेन्यू लेने के लिए कहते, भाई फसल हुआ नहीं तो हम कहां से रेवेन्यू देंगे? जब मेरे पास फसल हुआ ही नहीं तो हम रेवेन्यू कहां से देंगे? और जिसके कारण ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे और जबरदस्ती इनका जमीन छीन के दूसरे को दे देता था, या इस टाइप का प्रॉब्लम होता था। तो यही जब व्हेन गांधी वेंट देयर, ही सॉ दैट कि इंडिगो प्लांटर्स रियली क्रिएट प्रॉब्लम टू द पीसेंट्स। और उसके बाद गांधी क्या करते हैं? सत्याग्रह वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। दे टेक द सिग्नेचर ऑफ 10,000 पीजेंट एंड फाइनली व्हेन गांधी अरेस्टेड बाय द अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी ने जब गांधी को अरेस्ट किया चंपारण से, तो गांधी व्हेन sent to the court, then court listen the Gandhian views, गांधी के व्यू को कोर्ट सुनती है। और सुनने के बाद एट लास्टली कोर्ट ऑर्डर दैट कि इंडिगो प्लांटर्स यू हैव डेफिनेटली क्रिएट, तुमने निश्चित प्रॉब्लम क्रिएट किया है। किसको? इंडिगो पीजेंट्स को। सो यू हैव टू गिव कंपनसेशन टू द इंडिगो पीजेंट। और एट लास्टली गांधी सक्सीडेड इन हिज सत्याग्रह। गांधी तो वहां पे सत्याग्रह कर दिया था, 10,000 पीजेंट का सिग्नेचर किया, और तो गांधी का तो सत्याग्रह स्टार्ट था। और फाइनली जब कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट कि इंडिगो पीजेंट यू हैव टू गिव कंपनसेशन टू द, सॉरी इंडिगो प्लांटर यू हैव टू गिव कंपनसेशन टू द पीजेंट, देन लास्टली क्या होता है कि वहां पे गांधी का वो सत्याग्रह सक्सीड हो जाता है 1917 में। बेटा अब आगे देखते हैं हम लोग। लिसन, अब दूसरा हमारा सत्याग्रह है 1917 का। कौन है? खेड़ा सत्याग्रह। बेटा ये खेड़ा गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था? ड्यू टू, ध्यान से सुनना, ड्यू टू प्लेग एपिडेमिक, वहां पर प्लेग फैल गई थी। प्लेग एक रैट से स्प्रेड होने वाली बीमारी होती है, और वहां पर रैट से स्प्रेड हो गई थी बीमारी। और अब खेड़ा के जो पीजेंट थे कुड नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, और रेवेन्यू को पे नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ? और वो जो अथॉरिटी था, अथॉरिटी फोर्सली एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दैट पीजेंट्स, उन पीजेंट से वो फोर्सली रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करता था। और सर इसका इंपैक्ट ये पड़ा, सर इसका इंपैक्ट तो ये पड़ा कि पीजेंट परेशान हो गए। दे वांट रिलैक्सेशन, उनको रिलैक्सेशन चाहिए था। क्या चाहिए था भाई? दे वांट रिलैक्सेशन। और जैसे ही उनको रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ी, जब वो रिलैक्सेशन चाहिए था, व्हेन दे डिमांडेड फॉर रिलैक्सेशन द अथॉरिटी डिनाइड देयर डिमांड। अथॉरिटी ने उनकी डिमांड को क्या कर दिया?
डिनाई कर दिया। और जैसे ही डिनाई किया अथॉरिटी ने उनकी डिमांड को, तो क्या होता है देखिएगा, फाइनली गांधी रीच देयर, फाइनली गांधी रीच देयर, ऑर्गेनाइज द पीजेंट एंड टेल देम टू नॉट पे द रेवेन्यू टू द अथॉरिटी, कि भाई आप अथॉरिटी को कोई रेवेन्यू पे मत करो। तुम बोल रहे हो ना कि अगर 10 रुपया अगर वो तुमसे रेवेन्यू ले रहा है, तो तुम कह रहे हो ना कि भाई थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, तुम मेरे से 4 रुपया छोड़ दो, हम 6 रुपया देने के लिए तैयार है, यही ना। लेकिन पता है गांधी वहां जाते कहता है कि तू 6 रुपया भी मत दे, छोड़ो उसको पैसे देना। और फाइनली ये क्लियर हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स, अब अथॉरिटी को ये लगने लगता है कि यार ये जो 6 रुपया पहले से मिल रहा था वो भी हम नहीं मिल रहा है, क्योंकि गांधी ने सबको बोला कि रेवेन्यू आपको पे नहीं करना है। और फाइनली क्या होता है कि अथॉरिटी एग्री टू गिव रिलैक्सेशन, तो गांधी का फिर सत्याग्रह सक्सीड, गांधी का सत्याग्रह क्या हो गया, फिर से सक्सीड हो गया। नेक्स्ट 1918, अब ये अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, अहमदाबाद ऑल्सो द प्लेस ऑफ गुजरात, और इसी अहमदाबाद में मिल वर्कर, याद ध्यान से सुनना, मिल वर्कर, कौन मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर, कौन से मिल वर्कर सॉरी, कॉटन मिल वर्कर ने क्या किया, वहां पर जो कॉटन मिल वर्कर थे, कॉटन मिल वर्कर एक्चुअली दे फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन जब जिस समय हुई थी ना बेटा, उसी समय से ये लोग परेशानी फेस कर रहे थे। रीजन क्या था कि इनका जो वेजेस था वो लो था, और फूड प्राइसेस क्या थी, ज्यादा थी, यानी वेजेज कम, अब फूड प्राइसेस इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। इनका एक चीज बताओ, अगर ये लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो पहले अगर 10 रुपए में 10 ब्रेड मिलती थी, अब 10 रुपए में नाउ, ये बेटा ये जो सत्याग्रह हमने खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा था, आपकी एनसीईआरटी इसको क्या कहती है, आप लोग अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना। फाइनली ओके लिसन, 1918 में गांधी का अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, जरा देखते हैं अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक एक्चुअली क्यों हुआ था। सर वहां के कॉटन मिल वर्कर ने स्ट्राइक क्यों किया था, व्हाट वाज द रीजन। सर इसका मेन रीजन था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन देयर वेजेज वाज लो एंड द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज रैपिडली, जो फूड ग्रेन की प्राइसेस थी बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। सर एक चीज बताओ, पहले वो 5 रुपए में 5 ब्रेड लाता था, अब वो 5 रुपए में एक ही ब्रेड लेकर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका गया, यानी कि अब वो फूड प्राइस इंक्रीज कर गया ना। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा था, दे एवरी टाइम डिमांडेड फॉर देयर बेटर वेजेज, बस द मिल ओनर एंड द गवर्नमेंट डिनाइड देयर डिमांड, गवर्नमेंट उनकी डिमांड को क्या कर देती थी, डिमांड कर देती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी रीच देयर, ऑर्गेनाइज द मिल वर्कर एंड टोल्ड देम टू केम ऑन स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक मतलब ताला लगाओ सारे फैक्ट्री को, यानी कि उन्होंने क्या किया, सारे वहां के मिल वर्कर को बोला आ जाओ भाई साथ में आ जाओ, स्ट्राइक पे आ जाओ, बंद कर दो फैक्ट्री को। और फाइनली ऐसा हुआ कि अब मिल ऑनर एंड द अथॉरिटी एग्री टू गिव देम अ बेटर वेजेज, वो तैयार हो गया कि चल भाई आ जाओ, काम पे आओ, हम पैसा देंगे तुमको बढ़िया सा, ठीक है। तो गांधी का ये भी सत्याग्रह क्या हो गया, सक्सीड कर गया। चल भाई अब बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, इसको बेस्ट तरीके से आपके लिए बनाए हैं, क्या चीज है देखना जरा। चंपारण कहां पे हुआ था, सॉरी चंपारण सत्याग्रह कहां पे हुआ, चंपारण बिहार, कब हुआ, 17 में हुआ था। उसके बाद कौन किया था, पीजेंट के साथ गांधी ने मिलकर किया, किस पर्पज से हुआ था, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के जरिए। कौन सा प्लांटेशन सिस्टम, 3 काठिया सिस्टम, यही था ना 3 काठिया सिस्टम, यार 1 बीघा के जमीन में 3 कट्ठा पर आपको इंडिगो लगाना था, यही था ना। नेक्स्ट आते हैं, चलिए खेड़ा पे देखते हैं, कहां पे खेड़ा, गुजरात में है भाई, कब हुआ था, 18 में ना, 1900, एंड कौन किया था, किसकी वजह से हुआ था, इसका रीजन था कि सर वहां के पीजेंट फेस कर रहे थे प्रॉब्लम ड्यू टू प्लेग एपिडेमिक एंड क्रॉप फेल्योर, प्लेग एपिडेमिक और क्रॉप फेल्योर की वजह से वहां के जो पीजेंट थे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और इसी वजह से वो लोग जो रेवेन्यू देने के फेवर में
नहीं थे। वो दे वांट रिलैक्सेशन, उनको क्या चाहिए था? रिलैक्सेशन चाहिए था। और जिसकी वजह से डिमांडेड रिलैक्सेशन के लिए डिमांड किया, अथॉरिटी डिनाइड किया, गांधी वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद ऑर्गेनाइज किया। अब बोला कि भाई ऐसा है, अब डिमांड उसको तो अब तुम रेवेन्यू दो ही मत। बताया था ना कि अगर 10 रुपया तुम्हारा रेवेन्यू बनता है, तुमने डिमांड किया कि भाई 4 रुपया छोड़ दो ना, हम दे देंगे इतना पैसा 6 रुपया, लेकिन वो बोला कि नहीं हमको 10 का 10 रुपया चाहिए, तो गांधी वहां पहुंच जाते, कहता आप 6 रुपया भी मत दो। हो गया, ऑर्गेनाइज करके पीजेंट को वैसे ही बोला, और एट लास्टली अथॉरिटी भी एग्री हो गया कि चल भाई ले जब। ओके नेक्स्ट। हाँ लिसन, गांधी लॉन्च सत्याग्रह इन विच प्लेस? गांधी कहां पे सत्याग्रह किया भाई? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ऑल ऑफ द एबव। ओके नेक्स्ट। अब बात आती है द रॉलेट एक्ट। बेटा अब यहां से बात जरा ध्यान से समझना, बड़ी मजेदार चीज है। सुनो, आपको मैंने सत्याग्रह करा दिया, चंपारण कराया, खेड़ा कराया और अहमदाबाद करा दिया, ओके ना? अब हम आपको कराने जा रहे हैं द रॉलेट एक्ट। बेटा एक चीज समझना, जब गांधी के जो तीनों सत्याग्रह थे जब एकदम सक्सेस हो गए, देन ब्रिटिश अथॉरिटी बिकम फियर। वो बहुत ज्यादा डर गया था। देन अथॉरिटी मेड अ कमिटी। उसी समय अथॉरिटी को लगा कि अब गांधी के सत्याग्रह को कैसे रोके, कैसे गांधी जो लोगों के बीच में एक नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म की आइडिया जो लोगों के अंदर में डालकर उसको जो यूनाइट करते जा रहा है, भाई इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम कोई कदम नहीं उठाए तो भाई हम लोग चले जाएंगे हाथ, क्योंकि 17 में ये चंपारण करा लिया, 18 में खेड़ा करा लिया, अहमदाबाद 18 में करा लिया। यार ये कंटिन्यूअसली 3 सत्याग्रह क्या कर रहा है? सक्सेस कराते जा रहा है। और जब सक्सेस ये करा लेगा सारा सत्याग्रह और कराते जा रहा है, आने वाले समय में और भी ये ऑर्गेनाइज करेगा, तो भाई मुझे तो हो जाएगी प्रॉब्लम। सो ब्रिटिशर्स मेड अ कमिटी। इसी समय उसकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान से समझना, उसी समय इसकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक कमिटी बनाई। मेड अ कमिटी, एक कमिटी बनाता है। क्या बनाता है? एक कमिटी बनाता है जिसका नाम है सेडिसन कमिटी। कौन सी कमिटी? सेडिसन कमिटी। और इस सेडिसन कमिटी को लीड कौन कर रहा था? सर सिडनी रॉलेट लीड कर रहा था। कौन कर रहा था भाई? सर सिडनी रॉलेट लीड कर रहा था। सर सिडनी रॉलेट लीड कर रहे थे। और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनको वर्क दिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गिव दिस कमिटी टू वर्क दैट। क्या वर्क देता है जरा सुनना। कहता है कि गिव मी रिपोर्ट, तुम मुझे रिपोर्ट दो कि हाउ वी सप्रेस्ड इंडियन। तुम मुझे रिपोर्ट दो कि मैं इंडियन को कैसे सप्रेस कर सकूं। और जैसे ही ये कमिटी सेडिसन का मतलब इस कमिटी को ये वर्क मिला, दिस कमिटी गिव रिपोर्ट टू गवर्नमेंट इन 1919। इस कमिटी ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दिया, बोला कि भाई ऐसा है, वो बात बताएं, तुमने जो मुझे काम दिया मैंने पूरा कर दिया, लेकिन अब हम तुमको बताएंगे कि तुम इंडियन को कैसे सप्रेस करेगा। इसने बोला कि पास्ट माई रिपोर्ट एज एन एक्ट। तुम मेरे रिपोर्ट को एक एक्ट के रूप में पास करो। तुम मेरे रिपोर्ट को एक एक्ट के रूप में पास करो। और इसने बोला कि ठीक है, मैं आपके इस रिपोर्ट को एक्ट के रूप में पास करेंगे। और जैसे ही उसने हामी भरा, इसने बोला कि यस आई विल। उसी समय क्या हुआ, अब जरा देखिएगा। अब ये एक्ट में था क्या सर? आपने बोला कि सर ये जो सेडिसन कमिटी था, उस कमिटी ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया। उस गवर्नमेंट को बोला कि जो मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, उस रिपोर्ट को एक एक्ट के रूप में पास करो। ये सब अब आप लोग से एक सबसे पहली बात है कि सर गवर्नमेंट ने ये कमिटी क्यों बनाई थी? तो सर आपने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ने ये कमिटी इसलिए बनाई थी कि वो इंडियन को कैसे सप्रेस्ट कर सके, क्योंकि कंटिन्यूअसली गांधी का सत्याग्रह चला आ रहा था। ठीक है, अब इसकी वजह से जो कमिटी बनाई, उस कमिटी को बोला कि तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं इंडियन को कैसे सप्रेस्ट कर सकूं। कैसे इनको इस तरीके के जब इनके माइंड में आ रहा है, याद रखना बेटा, थोड़ा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। 1915 तक इंडिया में ऐसा सिचुएशन हो रखा था कि ब्रिटिशर्स के पुलिस का नाम सुनते गांव का गांव खाली हो जाता था।
एक हाफ पैंट वाला हवलदार या चौकीदार पहुंच जाता गांव के चौराहे पर, तो आज सारे के सारे गांव के लोग अपने पिछले दरवाजे से निकल के भाग चलते थे। ये खौफ था। और एक ऐसा गांधी का आंधी आया जिसने क्या कर दिया, जिसने जैसे ही पुलिस, जैसे ही अब तो ब्रिटिशर्स की आंखों में आंखें डालकर उससे कह रहा है कि भाई मुझे चाहिए, और वो कह रहा है कि ठीक है, और वो दे भी दे रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को ये दिमाग में खटक रहा था कि हम क्या करें कि इसकी इस कॉन्फिडेंस को डाउन करें। और इसीलिए उसने वो कमिटी बनाई थी और कमिटी को बोला कि बताओ कि मैं कैसे सप्रेस्ट कर सकूं। और उस कमिटी ने रिपोर्ट दिया कि जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूं ना, इसको एक एक्ट के रूप में पास करो। तो क्या था उस रिपोर्ट में, देखते हैं जरा। इस रिपोर्ट में कहा गया, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में था कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, अरेस्ट टू एनीवन, अरेस्ट टू एनीवन, किसी को भी अरेस्ट कर लो, एंड विदाउट एनी ट्रायल, एंड विदाउट एनी ट्रायल, और बिना कोई ट्रायल के, सेंड देम जेल फॉर 2 ईयर, सेंड देम जेल फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, और उसको जेल में डाल दो कितने साल के लिए, 2 सालों के लिए। उसको जेल में डाल दो कितने दिनों के लिए, 2 सालों के लिए। तो जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूं, इस रिपोर्ट में यह चीज है कि जिस पर तुमको शक होता है ना, पकड़ उसको, उठा हुआ डायरेक्ट जेल में डालो। होता है ना कि जेल में ले गए तो फिर उसका ट्रायल चला, कोर्ट में चला, एंड कोर्ट फाइनली फाइंड आउट कि ही इज गिल्टी और नॉट। गिल्टी गिल्टी वाला बात छोड़ो, हटाओ उसको, डायरेक्ट उठाओ जेल में 2 साल के लिए डाल दो, अपने आप शांत हो जाएगा। अब क्या हुआ भाई, अब तो बात आ गई, प्रॉब्लम हो गई। यहां पे प्रॉब्लम यह हो गई कि इस रॉलेट एक्ट ने इनॉर्मस पावर दे दिया था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कंट्री में हो रही है ना, उसको सप्रेस्ट कर बढ़िया से, जो इंडियन कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब इसी बीच अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही गांधी, जैसे ही ब्रिटिशर्स, नाउ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंपोज कर दिया रॉलेट एक्ट को। इंपोज किया क्या चीज, रॉलेट एक्ट को। अब इसी बीच गांधी ने क्या किया, जैसे ही रॉलेट एक्ट को इंपोज किया 1919 में, गांधी ने नेशन वाइड हड़ताल का ऑर्गेनाइज कर दिया। हड़ताल यानी सारा काम बंद करो रे, आओ रोड पर, शटर गिराओ सब चीज का। उसके बाद क्या होता है जरा देखिएगा, लोकल लीडर, अब इसमें क्या हुआ, लोकल लीडर वेयर पिक्ड अप, पकड़ लिया। और अमृतसर से लोकल लीडर, 2 लोकल लीडर, उसको अरेस्ट कर लिया था। दोनों लोकल लीडर का नाम सुन लो। अमृतसर के रीजन से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया और गांधी को बोला कि गांधी जी तू दिल्ली में घुस नहीं सकते हो। गांधी की एंट्री दिल्ली में बैन कर दिया। बोला कि तुम्हें तो आना नहीं है, रहना बाहर में रहो, एनसीआर रीजन में जाओ, उधर जाके रहो। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसी बीच ब्रिटिश चाह रहे थे कि अब हम कैसे इस जो नेशनलिस्ट लोग हैं इसको कैसे दबाएं और कुचले। इसी बीच बहुत सारी रैलीज होती है, ऑर्गेनाइज शहरों में ऑर्गेनाइज की जाती है, वर्कर स्ट्राइक पर आ जाते हैं, रेल वर्कर अपना काम बंद कर देते हैं, और उसका फैक्ट्री वगैरह सारा क्लोज, दुकान वुकान सारा शटर, मोमोज मोमोज ठेला उला जो भी सारा चीज बंद, सब अपने अपने घरों में पैक हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, 10 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल को तो गांधी ने हड़ताल बुला लिया। ऑन 10th अप्रैल पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुली प्रोसेशन। हुआ क्या, 10th अप्रैल की बात है, एक पीसफुली प्रोसेशन निकल रही थी, यानी जुलूस, पीसफुली प्रोसेशन हो रही थी, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक। क्या हुआ, इन लोग का इंटेंशन था लूटो बैंक को, पोस्ट ऑफिस पे अटैक करो, रेलवे स्टेशन पे, मतलब ये करना। और इसी बीच जनरल डायर, मिलिट्री जनरल, इसने क्या कर लिया, मार्शल लॉ लगा दिया। थोड़ा मार्शल लॉ के बारे में जानिएगा। आप सभी लोग अनुभव किया होगा मार्शल लॉ को, कब, कोरोना के टाइम में, एक मिनी लॉकडाउन के टाइम में। 4 लोग निकल के जाते थे, बड़ा बढ़िया से जा रहे हैं, आज अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है। 4 लोग को अगर पुलिस देखती तो मार के 4 से कितना कर देती, एक पर लाके छोड़ दी, 3 तो भगा ही देती वहां से।
तो यही काम हुआ। मार्शल लॉ एक छोटा सा, मतलब वहां पे मिलिट्री को रूल को इंपोज कर दिया, 4 लोग बाहर में एक साथ घूम नहीं सकते हो, 44 लगा दिया। ऑन 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, ह्यूज क्राउड गैदर, वहां पर ह्यूज क्राउड गैदर होती है। अब देखना बेटा, यहां पे 2 चीज आपको बता रहे हैं। ये जो जलियांवाला बाग मसायकर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जलियांवाला बाग मसायकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ। सर हम तो जानते हैं, इसका रीजन क्या था? तो रीजन वही था जो 10 अप्रैल को लोगों ने क्या कर दिया था, सारे जगह पर सटर वटर या पीसफुली प्रोसेशन वगैरह निकाल के बहुत सारा काम किया। हुआ क्या कि इसी 13 अप्रैल को सिटीज और कंट्री साइड, 2 चीज का अपना कॉन्सेप्ट अपना माइंड में रखना, सिटीज और कंट्री साइड का। सिटीज में क्या होता है, सिटीज में यानी पंजाब अमृतसर के रीजन में शहरों से लोग क्या करते हैं, दे गैदर्ड इन द फील्ड ऑफ जलियांवाला बाग फॉर द मीटिंग। वो जलियांवाला बाग फील्ड में गैदर होते हैं, किसके लिए? मीटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उनका 2 लोकल लीडर, कौन, सतपाल और किचलू को अरेस्ट करके कहां पे डाल दिया था? जेल में, इन द प्रोविजन ऑफ रॉलेट एक्ट। अब जैसे ही ये दोनों लोग के कारण सिटीज के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, इसके बाद कंट्री साइड से मेनी ऑफ द पीपल, यंग, ओल्ड, वुमेन, चाइल्ड, दे रीच टू द फील्ड ऑफ जलियांवाला बाग। क्यों भाई? रीजन क्या था? दे वांट टू सी द फेयर विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द फील्ड ऑफ जलियांवाला बाग। वो उस मेला को देखने जाते हैं जो बैसाखी के ओकेजन पर वहां पे फेयर लगा होता था। तो मान लेते हैं ये फील्ड है, इस फील्ड में एक नैरो एंट्रेंस है, और यहां पर एक वेल भी था, और यहां पर ट्री वगैरह, यहां पर झूला वगैरह, यहां पे बहुत बहुत ठेला वगैरह लगा हुआ है, ये सब चाउमीन, छोले, ये सब सारा चीज। अब एक चीज बताओ, एंट्रेंस है, सारे लोग जा रहे हैं, ये कंट्री साइड वाले पीपल ये जानते ही नहीं थे कि भाई जनरल डायर है इमरजेंसी इन दैट एरिया, नहीं मार्शल लॉ इन दैट एरिया। जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया है। और इसी समय जब ये लोग यहां पे इकट्ठा होते हैं, उसी समय डायर वहां पे पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद क्या करता है सुनो, कहता है कि 5 मिनट के अंदर में पूरा फील्ड खाली करो। अब ये सारे लोग जब तक 5 मिनट में, या 5 मिनट तो लोग कहते आए क्या हो रहा है, क्या बोला। अब इसी में लोग रह जाता है। अब वहां पे लोग ऐसे पूछते क्या बोला, कौन क्या बोल रहा है, इतने में डायर ऑर्डर कर देता मारो इस सबको, और ऐसा होता है ओपन फायर कर दिया जाता है इनके ऊपर। बेटा अब यहां पर एनसीईआरटी का रोल और रेफरेंस बुक का रोल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ही उस फील्ड में जनरल डायर के जो कारनामे होते हैं, जैसे ही हो जाता है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है 100 पीपल वेयर, कितना सुंदर है, छोटा सा लाइन में लिख देता है 100 पीपल वेयर किल्ड एंड मेनी वर इंजर्ड। ये बताने से भागता है। दूसरा चीज, रेफरेंस में जाओगे ना, तब वहां से मिलेगा कि मोर देन 1000 ऑफ द पीपल वेयर किल्ड एंड मोर देन 1000 वेयर इंजर्ड। अरे बेटा यहां पर जब गोलियां चलने लगी थी ना, तो लोगों के पैर में या कमर में या पीठ में गोलियां लगी है, और लोग बाउंड्री को कूद के भाग रहे थे, गली में ऐसे ही मरे पड़े हैं इधर उधर। जब जाओगे जलियांवाला बाग फील्ड को देखना, वहां पे सब चीज दिया हुआ है वहां पे पढ़ने को। वो हिस्टोरिकल प्लेस को जाकर देखा करो, ना तो मरीन ड्राइव जाने का तो सोच करते हो, वो सब मत सोचा करो, जाओ जलियांवाला बाग फील्ड को देखो। देखो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, 13 अप्रैल 19 को ह्यूज क्राउड, ये तो बता दिया मैंने क्या हुआ। इसके बाद क्या होता है देखिएगा, सारा चीज तो मैंने बता ही दिया। देखो 100 वेयर किल्ड। इसी समय जनरल डायर लेटर सेड हिज ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू, अब देखो बाद में तो वो जरूर कुछ बोलेगा कि भाई साहब हम नहीं चाहते थे कि इतना आदमी मर जाएगा या इतना आदमी हताहत होगा। डायर को तो उसी समय यहां से भेज दिया जाता है, जाओ भाई जल्दी भाग लंदन में। होता क्या है जरा सुनिएगा। सर यहां पर एक क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय इंडियन व्हेन जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ, बहुआ सुनो अच्छे से, क्वेश्चन है सीबीएसई करता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय इंडियन व्हेन जलियांवाला बाग मसायकर टुक प्लेस। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो इंडियन ने क्या रिएक्शन दिया था, क्वेश्चन रहता है। जरा समझिएगा, इंडियन का रिएक्शन देखिएगा। इंडियन बोला कि मारो इसको जितना, यानी प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन जुलूस, तो ये एकदम लार्ज स्केल पर होगा। डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशन होगा,
उसके बाद और क्या होगा, रिटर्न द टाइटल, मेनी ऑफ द लीडर रिटर्न देयर टाइटल, टाइटल का रिटर्न करना शुरू कर दिया था। गांधी ने कैसर हिंद का टाइटल रिटर्न कर दिया। गांधी बोला आप ऐसा कर, तू हमारे लोग को मारेगा, तू हमको टाइटल देगा, पकड़ अपना टाइटल लेकर भागो यहां से, हमें तुम्हारे टाइटल की जरूरत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर सर का टाइटल, तो अपन टाइटल अपने पास रखो, ठीक है यार। एक चीज बताओ, मेनी टॉप लीडर रिटर्न देयर टाइटल। और उसके बाद गांधी का एक और काम, गांधी कॉल ऑफ, गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया था, कॉल्ड ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया था। गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया था। जैसे ही गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ किया, इंडियन ने प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया, एवरी प्लेसेस, एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडिया, पीपल ने घर से बाहर निकल के एकदम धरना प्रदर्शन जुलूस निकालना शुरू कर दिया। गांधी अपना कॉल ऑफ कर देता है। अब देखना भाई, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना बच्चा, तो बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, इंडियन का क्या रिएक्शन था जानते हैं बच्चे। इसमें और भी चीजें हैं, इसमें है कि जब, और इसमें यह भी है, इसके लिए तो नेहरू कमेटी, कौन कौन फलाना ढिमका, बहुत सारा चीज बना था, वो हायर क्लासेस में पढ़ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, लिसन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय ब्रिटिशर्स व्हेन इंडियन रिएक्ट इन अगेंस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। अब बताओ, इंडियन तो अपन रिएक्शन दिखा दिया, टाइटल अपन रिटर्न कर दिया, क्या बोला, ये गांधी अपना सत्याग्रह कॉल ऑफ कर दिया, बहुत सारी जगह पर धरना प्रदर्शन हड़ताल वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया। एक चीज बताओ, अब ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन था? सर ब्रिटिशर्स का रिएक्शन था, ब्रिटिशर्स ने जो रिएक्ट किया वो क्या रिएक्ट किया जरा समझिएगा। ब्रिटिशर्स का रिएक्शन था कि दे पिक्ड अप ऑल द एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज को पकड़ लिया, बोला कि चल आओ स्ट्रीट पे, नाक रगड़, गिव सैल्यूट टू देयर साहेब, यही इसका मेन पॉइंट है। क्या बोला, जो भी एक्टिविटीज था, picked up them and told them to rub their nose on the ground and also told them to give salute to their side. अब बताओ, मान लेते हैं कोई सत्याग्रही है और वो बेचारा जा रहा है सत्याग्रह पीसफुली, कह रहा पीसफुली नहीं, चल हम तुमको पीसफुली बता रहे हैं, और उसको पकड़ के कहता नाक रगड़ो। यार वो रोड पर नाक रगड़वाता था उनके मोरल को डाउन करने के लिए, और उसके बाद कहता था सैल्यूट मार साहब को, 90 मार। इंजीनियरिंग कॉलेज वाले बच्चे जब जाते हैं, जब कंपटीशन की तैयारी, जब वो जाएंगे उसमें, तो उस समय सीनियर, जब अब तो रैगिंग नहीं होती है, जब सीनियर रैगिंग लेते हैं ना, तो रैगिंग में कहते हैं 90 मार, वो इस टाइप का तो वो 90 मरवाते थे। खैर आगे देखते हैं। अब यहां पर है, देखो यही इंपैक्ट है, यही कह रहा है ना कि सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, कह रहा है कि उनको कहता था कि नाक रगड़ यहां पे। साथ ही साथ सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, गांधी ने क्या कर लिया था, सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया था। कौन सा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। ओके नेक्स्ट, अच्छा बेटा एक और चीज यहां पे बात आती है, अब एक और बात आती है। सर एक चीज बताओ, सर ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो था, ये इस तरह का इंसिडेंट अमृतसर के रीजन में ही क्यों हुआ? सर रॉलेट एक्ट तो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया था, अमृतसर के रीजन से ही क्यों हुआ? वाई, व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि सर जिस समय वर्ल्ड वार 1 चल रही थी ना, अमृतसर के रीजन से बहुत सारे लोग उस वॉर में गांधी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर कहां गए थे? वो ब्रिटिशर्स की आर्मी को ज्वाइन किया था, और आर्मी को ज्वाइन किया था, और जब वो वहां से रिटर्न आए थे, तो ये आपकी वॉर खत्म हुई 18 में, 19 में रॉलेट एक्ट आया था, तो आते आते तो 19 हो ही गया होगा। आए तो ब्रिटिशर्स इनको बोल रखा था कि वी विल प्रोवाइड यू सम रिलैक्सेशन, और उनके हाथ में क्या पकड़ा दिया, रॉलेट एक्ट। अब ये चुप रहेगा? ऐसे ही आर्मी में जो जाते हैं वैसे ही सीधा खोपड़ी का, तो वो एकदम उनका दिमाग तो दूसरे एकदम ये होता है, मार तो मार, गलती किया मारो। अब वही हुआ, ये लोग इतना एग्रेशन में थे, और ऊपर से उनके 2 लोकल लीडर
तुम्हारे गांव से ही तुम्हारे मुखिया को कोई खींच के लेकर चला जाएगा, तुम चुप रहेगा? तुम्हारे विधायक साहब को कोई कुछ कर देगा, तुम चुप रहेगा? अरे तुम्हारे कंस्टिट्यूएंसी के। तो वैसे ही हुआ। अब इस कारण से लोग ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। अब इसी समय गांधी फेल्ट दैट द नीड टू लॉन्च, अब गांधी को लगने लगा अब गांधी का यहां पे रोल इंपॉर्टेंस हो जाता है, और पूरा गांधी को ही हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी को ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके जरा देखिए क्या है एक्चुअली, क्या है कि अब महात्मा गांधी नाउ, अब गांधी जी को ये लगने लगा कि अब हमें एक ब्रॉड स्केल पर मूवमेंट को तैयार करना चाहिए, ब्रॉड स्केल पर एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और ब्रॉड स्केल पर मूवमेंट करने के लिए गांधी वांट्स टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम को क्या करना है, यूनाइट करना है। और इसके लिए अब क्या हुआ कि गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, क्लोजर टुगेदर, एक साथ आ जाए। अब गांधी, याद रखना यही है महान गांधी जी, गांधी जी, और ये गांधी जी, इनके दिमाग में 10 साल आगे का बात चलता था, 10 ईयर, 10 साल आगे। आज तो हम कल के बारे में सोच भी नहीं करते, आज ही है जितना है, जाना है रेस्टोरेंट में पार्टी शार्टी करके खा पी कर, कल के लिए फिर हम लोग पार्टी का सोचते हैं। बेटा ये 10 साल आगे का सोचते थे कि मुझे करना क्या चीज है। तुम्हें एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1921 में नन कॉपरेशन मूवमेंट, 1931 में क्या किया था इन्होंने, सीडीएम को स्टार्ट कर दिया, और 1941 में क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया। तो भाई ये 10 साल आगे का सोचते थे कि नहीं सोचते थे? प्लानिंग चलते रहती थी, क्या करना है बताओ। ऐसा ही इनको फादर ऑफ द नेशन नहीं कहते हैं। जो लोग गांधी को नहीं जानते हैं वही लोग गांधी को क्या करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन गांधी मानव नहीं, महामानव थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आगे है। अब इसके बाद है खिलाफत इशू एंड हु वाज खलीफा। बेटा अब खिलाफत इशू, ओके लिसन, हु वाज खलीफा। अब खलीफा की बात हो रही है। खलीफा कौन है? खलीफा, खलीफा, खलीफा के बारे में कहा जाता है कि खलीफा वाज द स्पिरिचुअल, इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ, ये स्पिरिचुअल हेड होते हैं। स्पिरिचुअल हेड मतलब धर्म गुरु, ये धर्म गुरु होते हैं इनके रिलीजन में। जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में, क्रिश्चियन रिलीजन में स्पिरिचुअल हेड कौन है? क्रिश्चियन रिलीजन का स्पिरिचुअल हेड पोप। वैसे ही मुस्लिम रिलीजन में कहा जाता है, उस समय वर्ल्ड वाइड पर स्पिरिचुअल हेड कौन होते थे? खलीफा होते थे, खलीफा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, गांधी देखो कितना फार विजनर थे। गांधी सोचे कि मुस्लिमों को अगर अपने साथ लाना है तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम खलीफत इशू को सामने लाएं और उनको इसी इशू पर अपने साथ अटैच करें। और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ देखिएगा। इसी बीच उस समय खिलाफत इशू क्या था पहले जान लेना कि सर वर्ल्ड वार 1 जब चल रही थी ना, तो इसी वर्ल्ड वार 1 में एलाइड पावर ने, ये सेंट्रल पावर, जो सेंट्रल पावर थी, इसी सेंट्रल पावर में ऑटोमन एम्पायर सपोर्ट कर रहा था सेंट्रल पावर को। तो ऑटोमन, जब ये एलाइड पावर ने सेंट्रल को डिफीट किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो ऑटोमन एम्पायर के, वो चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर को जहां हमने इस पर शिकंजा कस दिया, ये अपने आप, ओके लिसन, ये और लिसन, ये ऑटोमन एम्पायर जो है, यानी एक्चुअली क्या था कि ऑटोमन एम्पायर को लीड करता था कैलिफा ऑफ टर्की। और उनका कहना था कि जैसे ही
खलीफा ऑफ टर्की के पावर को हमने कंट्रोल किया, ऑटोमन एम्पायर अपने आप साइड हो जाएगा। और खलीफा पर इन्होंने बहुत सारे क्या किया था, खिलाफत कमेटी। इसीलिए इंडिया में क्या हुआ कि मार्च 1919 में अब वो चाहते थे खलीफा को कंट्रोल करना, इतना पावर उसके ऊपर में अपना इन्फ्लुएंस कर देना कि खलीफा अपने पावर को, टेम्पोरल पावर को यूज ना कर पाए। और इसके लिए क्या हुआ, खलीफा की पावर को बचाने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनती है। ये पूछ देता है 1 नंबर में क्वेश्चन, खिलाफत कमेटी कब बना था, मार्च 1919 में, कहां पे बना था। और उसी समय, और गांधी को लगा था कि हम ब्रॉड स्केल पर एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो गांधी ने इसके लिए क्या किया कि मुस्लिम के 2 मेजर लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली, वो मोहम्मद अली और शौकत अली से मीट करते हैं। और वही मोहम्मद अली शौकत अली जो थे उस यूनाइटेड मार्क्स एक्शन के लीडर थे वो। और गांधी सॉ एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट मुस्लिम एंड हिंदू, और गांधी चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के लिए यही एक ऐसा मौका है जिससे हम उनको एक साथ यूनाइट कर सकते हैं। तो खिलाफत इशू का क्या था वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब ध्यान से समझना, इसी बीच सुनो, इसी बीच गांधी ने सोचा कि अब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आ गए। ध्यान से समझना, यहां पे सुनिएगा अच्छे से। अब ये गांधी का एक कॉन्सेप्ट था, गांधी जी चाहते थे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ जाए। अब हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ आएंगे, हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ आ जाए, इसके लिए उन्होंने यहां पर गांधी चाहते थे कि हम नन कॉपरेशन चलाएं। नन कॉपरेशन, और उसमें मुस्लिमों को साथ में जोड़ेंगे तो इनका खिलाफत इशू होगा, खिलाफत इशू होगा जिसके जरिए मुस्लिम हमें सपोर्ट करेंगे। तो गांधी जी वांट्स टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम फॉर अ ज्वाइंट मूवमेंट कॉल्ड नन कॉपरेशन खिलाफत। अब बेटा बात आती है, एक यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, वाई नन कॉपरेशन, वाई नन कॉपरेशन, नन कॉपरेशन क्यों। ध्यान समझना कि 1909 में गांधी ने एक बुक लिखा था, इस बुक का नाम था हिंद स्वराज। गांधी ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा भाई, कि गांधी ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था। और इन हिज बुक, अपने बुक में गांधी मेंशन दैट, गांधी ने मेंशन किया था कि वी कॉपरेट टू ब्रिटिशर्स, दैट्स व्हाई दे रूल ऑन अस, इफ वी नॉट कॉपरेट टू देम दे लीव आवर कंट्री इन फ्यूचर। यही बोला था ना। तो यहीं पर नन कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट था, तो हम उसको कॉपरेट नहीं करेंगे। अच्छा, कॉपरेट कहने का मतलब क्या है, स्टूडेंट अगर आ रहे हैं पढ़ने तब ना हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट नहीं आएगा तो स्कूल चल जाएगा। आज हमारी स्कूल है, स्टूडेंट ना रहे तो हम लोग जाएंगे ऐसे, सही है, ठीक है। तो बेटा एक चीज यानी कि गांधी का एक ही कॉन्सेप्ट था कि हम नन कॉपरेशन, क्यों, क्योंकि हम उसे आज कॉपरेट कर रहे हैं तभी वो हम पर रूल कर रहा है। जिस दिन हम उसे कॉपरेट करना बंद कर देंगे वो हमारे कंट्री को छोड़ के चला जाएगा। और इसीलिए गांधी वांट्स टू स्टार्ट अ नन कॉपरेशन। अब इसी बीच गांधी के दिमाग में चल रहा था मूवमेंट का। अब इसी बीच उन्होंने क्या किया, सितंबर 1920 में गांधी ने अपने प्रपोजल को, यानी गांधी जी ने अपने प्रपोजल, सॉरी कि हम जी नहीं लगा पा रहे बोलने के इसमें, गांधी जी ने अपने प्रपोजल में, वो क्या है, अपना प्रपोजल सितंबर 1920 में कोलकाता कांग्रेस सेशन, कोलकाता में कांग्रेस का सेशन चल रहा था, कांग्रेस का सेशन चल रहा था, उसमें अपने प्रपोजल को डालते हैं। याद रखना, कांग्रेस का सेशन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश हुआ, तो 1885 के बाद एवरी ईयर दिसंबर के मंथ में, नवंबर दिसंबर के मंथ में इंडिया के किसी न किसी कॉर्नर में ये मीटिंग चलती थी एवरी ईयर। जैसे सितंबर 1920 में ये चल रही थी कोलकाता में। एक एग्जांपल 1907 में ये चल रही थी सूरत में, ठीक है। वैसे ही 1920 सितंबर 1920 का टाइम है, ये कोलकाता में मीटिंग चल रही थी और गांधी ने अपने प्रपोजल को रखा। बट मेनी ऑफ द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिनाइड द प्रपोजल ऑफ गांधी, गांधी के प्रपोजल को डिनाई कर दिया, बोला ना
हम ना चाहते। वी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ काउंसिल। उनका कहना था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जब हम जीत जाएंगे ना तो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे। यही उनका कहना था। कितना इजी है ना, कि हम आपके साथ आपके मूवमेंट में नहीं जाना चाहते, हमें इलेक्शन लड़ने दीजिए। लड़ के उस जगह पर जाएंगे, सरकार सामने होगी, उससे पूछेंगे मेरा काम करो, इस ऐसे प्रेशर बनाएंगे। तो भाई गांधी तो उस समय थोड़ा सा ये हो जाते हैं, लेकिन उसी समय एक सडन सेशन और भी चलती है उसी दिसंबर में, उसी ईयर में, यानी सितंबर में चली थी, उसके बाद दिसंबर आया, तो उसी दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन चल रही थी। याद रखना कि यहां से बहुत बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैप का, ध्यान से सुनना, मैप का क्वेश्चन आते हैं। यही आपका, ये महाराष्ट्र का रीजन है, यही पर आपका, ये आपका नागपुर है, और नागपुर दिसंबर 1920 का आईएनसी सेशन हुआ था। कौन सा सेशन? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। याद रखना, वहीं पर पॉइंट मारना, एक मैप का भी काम करा दिया। तो ये सेशन हुआ था। आ गया ये, ओके, लिसन। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये हिंद स्वराज वाली बात यहां पे आ गई ना, इन हिज बुक हिंद स्वराज 1909 गांधी मेंशन दैट कि भाई अगर हम उसे कॉपरेट करते तभी वो हम पर रूल कर रहे हैं, जिस दिन कॉपरेट करना बंद कर देंगे वो हमारे यहाँ रूल करना भी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब यहां पर नन कॉपरेशन मूवमेंट जरा देखिएगा, और भी देखते हैं। गांधी शौकत अली के साथ बहुत सारी जगह पर मूव करने, जब मूव घूमते हैं, काउंसिल इलेक्शन बायकट करना चाहते हैं। यहां पे देखिएगा नागपुर में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये नागपुर के बारे में है। फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट जनवरी आपका कब से शुरू हो जाता है? जनवरी 1921 में ये शुरुआत हो जाती है। ठीक है, वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट इच विद हिज ओन एस्पिरेशन, स्पेसिफिक एस्पिरेशन। याद रखना बेटा कि जब ये मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है तो सब लोगों की एस्पिरेशन अलग अलग होती है। यानी गांधी इन नन कॉपरेशन मूवमेंट के जरिए गांधी को चाहिए था स्वराज। क्या चाहिए था? स्वराज, डेट मीन सेल्फ रूल। स्वराज, जब आपसे कोई कहेगा स्वराज क्या था बच्चे, स्वराज स्व मतलब सेल्फ, राज मतलब रूल। ये सेल्फ रूल की बात होगी। किसकी बात होगी? सेल्फ रूल की बात होगी, है ना। तो अब सेल्फ रूल की बात है, तो अब डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब हम यहां पर डिफरिंग स्ट्रैंड्स में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिएगा जरा, देखिएगा। नन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, सुनिए अच्छे से, नन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, इसका इंपैक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंपैक्ट पढ़ेंगे। और इंपैक्ट क्या पढ़ेंगे? सुनिएगा, इंपैक्ट हम लोग सिटीज में पढ़ेंगे, दूसरा कंट्री साइड में पढ़ेंगे, तीसरा कहां पे पढ़ेंगे? प्लांटेशन फील्ड में पढ़ेंगे, प्लांटेशन फील्ड में पढ़ेंगे। एक तो सिटीज में, दूसरा कंट्री साइड में, तीसरा प्लांटेशन फील्ड में, और चौथा ट्राइबल रीजन में। कहां पर? ट्राइबल रीजन में पढ़ेंगे। बेटा क्वेश्चन बोर्ड क्या करता है, बोर्ड का क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। बोर्ड का क्वेश्चन रहता है, बोर्ड क्वेश्चन बनाता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ नन कोऑपरेशन मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज एंड कंट्री साइड। एक क्वेश्चन ये बना देगा, और क्वेश्चन बनाएगा तो 2.5 नंबर में आपसे लिखवा लेगा, ये 2.5 का, यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा बनाएगा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ
what was the impact of non-cooperation movement, impact of non-cooperation movement in plantation field and in tribal region, plantation and in tribal region. ये क्वेश्चन बना लेगा. तो भाई इस तरीके का क्वेश्चन आपसे करेगा और आप इसके लिए तैयार होना है. आपको एक एक चीज को समझना होगा कि इंपैक्ट क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिटीज में. सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, मजेदार है, सुनिएगा जरा, समझिएगा, देखिएगा, देखिएगा, ये देखिए, मूवमेंट इन द टाउन यानी सिटीज, मूवमेंट इन द टाउन यानी सिटीज, यानी सिटीज में क्या इंपैक्ट पड़ा था. हम लोग इंपैक्ट पढ़ने जा रहे हैं. देखिएगा कौन किया था सिटीज में भाई, मिडिल क्लास इसमें पार्टिसिपेट किया था. कौन किया था, लिखते भी जाओ, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओगे तो मजेदार होगा, बहुत मजेदार होगा, कि आपको पता रहेगा कि जब आपसे टाउन के बारे में पूछ दिया आपको ये पॉइंट याद रखना है. देखिएगा, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, या तो बुक सामने तो बुक में टिक मारते चले जाओ. दूसरा है स्टूडेंट, टीचर, लॉयर, ये सारा अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया, बोला हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे. स्टूडेंट हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, टीचर हम आपके पढ़ाएंगे नहीं आपके बच्चों को. उसके बाद जितने जो लोग थे, एडवोकेट, लॉयर, ये सब अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया था. ये सब टीचर वगैरह और प्रोफेसर वगैरह रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया था. फॉरेन गुड्स को बायकटेड किया गया था. बेटा ये सबसे बड़ी बात है. हम आपके बने बनाए जो कपड़े आते हैं ना, मशीन मेड गुड्स, हम आपको उस कपड़े को पहनने वाले नहीं है. यानी कहा जाता है कि 1920 में इन लोगों ने इतना ज्यादा बायकट प्रोग्राम को चलाया कि 1920 में 102 करोड़ का ये लोग कपड़ा इंपोर्ट करते थे इंडिया में, इंपोर्ट होती थी. अब पता है बउआ, इन लोगों ने इतना ना बायकट किया कि ये घट के 57 करोड़ पे हो गया. कितना पे हो गया, 57 करोड़. कितना पे हुआ, 57 करोड़ पे. तो बायकट हुआ यार, आधा, एकदम आधा से ज्यादा लोगों ने बोला हम फॉरेन क्लॉथ को नहीं पहनेंगे. और लार्ज स्केल पर क्या किया, बॉन फायर किया. बॉन फायर कहने का मतलब कपड़े का ढेर लगा दिया, बोला जला दो, कपड़ा ना घर में रहेगा ना हम. ठीक है. इसके बाद सिर्फ मद्रास के रीजन में काउंसिल इलेक्शन वेयर बायकटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस. हर एक, सिर्फ मद्रास को छोड़कर हर एक प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शन को बायकट किया गया. डिस्कार्डिंग ऑफ इंपोर्टेड क्लॉथ, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप. अब बेटा क्या होता है सर, फॉरेन क्लॉथ का बायकट क्यों किया था, फॉरेन क्लॉथ का बायकट क्यों किया था. इसका सबसे बड़ा रीजन था, पता है, कि इंडियन टेक्सटाइल को बूस्ट करना था, है ना. इंडियन टेक्सटाइल को क्या करना था, बूस्ट करना था. इसके बाद क्या होती है देखते हैं. अब मद्रास में क्यों किया था, क्योंकि मद्रास के लोगों ने क्यों नहीं किया था. इन मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नन ब्राह्मण, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली वन ब्राह्मण हैड एक्सेस टू. यानी ये लोग चाहते थे ना कि ना हम गांधी जी के इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और उसके बाद सरकार में हम जाना चाहेंगे. ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट था. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ और जरा देखते हैं आगे. इसके बाद बेटा यहां पर है, देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है. यहां से क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बनेगा कि आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा, आपने पढ़ा कि टाउन में उसका क्या इंपैक्ट पड़ा था. आपने पढ़ा ना कि टीचर, एडवोकेट, लॉयर, कौन, फलाना ढिमका, सब ये किया, फॉरेन क्लॉथ बायकट हुआ, लीकर शॉप पिकटिंग हुआ, बहुत सारा चीज हुआ. लेकिन सर वो क्या रीजन था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज में एकदम स्लो डाउन हो गया, नॉट गेट सक्सेस इन द सिटीज. क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या रीजन था कि ये सक्सेस नहीं किया. तो इसका मेन रीजन था खादी वाज ऑफ एन मोर. अब मेन बात है, जरा हम समझा रहे हैं थोड़ा सा, देखिएगा. मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वेयर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर थी उस समय. और जब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी तो भाई सबके पास हल बैल होगा. खादी का कपड़ा और सिल्क के कपड़े पहनकर वो हल और बैल लेकर खेतों में जाएंगे, खेतों की प्लगिंग करने के लिए. सोचो, खादी का कपड़ा में एक बार मिट्टी लगा बढ़िया से, तो जब खेतों की जुताई होगी या जब धान वगैरह की खेती होती है तो देखते ही हो कितना पानी होता है उसमें. खादी के कपड़ा पहन के खेती करने जाएगा. सोचो, सिल्क का कपड़ा, और सिल्क का कपड़ा कितना कॉस्टली होता है तो पता ही होगा. तो एक चीज समझिए, इतना कॉस्टली कपड़े का यूज, वो भी वो पुअर पीपल,
फसल अच्छी होती थी तो ये पुअर पीपल क्या करते थे, कपड़ा उपड़ा खरीदाता था। अब फसल नहीं अच्छा हुआ तो कपड़ा उसल खरीदाता भी नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब ये कहां से खरीदे? दूसरा, इन प्लेस द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू सेट अप। देखो इंडियन, उस समय स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया था, टीचर स्कूल से रेजिग्नेशन दे दिया, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन उस समय, अब जो ब्रिटिशर्स की इंस्टीट्यूशन थी वहां से तो आपने छोड़ दिया, अब इंडियन इंस्टीट्यूशन में मान लेते हैं ब्रिटिश की इंस्टीट्यूशन में आपको टाई कोट बेल्ट वगैरह ये सब पैंट शर्ट पहन के आप उसके इंस्टीट्यूशन में जाके बैठ के पढ़ते हैं, और आपको कहे कि चलिए अब गुरुकुल में, यानी धोती या कुर्ता पहन के आप चलिए, बहुत बड़ा टीकी छोड़ के आप चलिए वहां पर बैठ के, नीचे में गुरुजी ऊपर में पेड़ के पास बैठेंगे, आप नीचे बैठ के पढ़िएगा, आप जाइएगा? आप जो आज के डेट में कोरियन स्टाइल में बाल कटाते हैं, आप जाइएगा टीकी वो छोड़ के बैठ के पढ़ने? सोचो यार, एक चीज बच्चे बच्चे यहाँ पर सोचो, इस टाइप का नहीं एक्सेप्ट करने वाला नहीं था इसे। और इसी कारण से लोगों ने क्या किया, इससे साइड होना शुरू हो गया, लोग अपने प्रीवियस वर्क की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास देयर वाज नॉट एनी सिंगल स्टाइल का कोई भी देसी इंस्टीट्यूशन, माने उनके स्टाइल का देसी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं था। खादी क्लॉथ, इसके कंपेयर में यहाँ पर कोई जो चीप रेट का कोई क्लॉथ है उसका कोई नहीं था। तो भाई एक चीज बताओ, ऑप्शन, इंडियन हैव नो ऑप्शन ऑफ देसी स्टाइल, देसी स्टाइल का कोई ऑप्शन नहीं था, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है देखिएगा, अब बात आते हैं अवध रीजन में। अवध यानी कि हम लोग कंट्री साइड में आ रहे हैं। अब यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कंट्री साइड में क्या इंपैक्ट पड़ा था। कंट्री साइड में सर ये इंपैक्ट पड़ा था कि इन अवध पीजेंट वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र हु वाज एन इंडेंचर लेबरर इन फीजी। बेटा रे, इंडेंचर लेबरर यानी बंधुआ मजदूर था। पहले के लोगों को, इंडियन को क्या करता था, पिकअप करते थे, अब प्लांटेशन फील्ड में ले जाकर छोड़ देते थे, कहते थे यहाँ पे काम करो, अब बस बंधुआ मजदूर, कोई मजदूरी नहीं, काम करो भाई, काम करना है। जब देखता था फिजिकली रूप से कमजोर, उठा के पटक के फिर इंडिया में पटक। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाबा रामचंद्र वैसे ही थे जो फीजी में एक इंडेंचर लेबरर के रूप में थे, बॉन्डेड लेबर के रूप में थे। द मूवमेंट हेयर बाय अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड, यहां पर मूवमेंट किसके खिलाफ था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स की। याद रखना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट कंट्री साइड में क्या पड़ा, तो सर कंट्री साइड में जो मूवमेंट हुआ था किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में नहीं हुआ था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में। इससे गुस्सा थे लोग सब। मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार, सोशल बाइकॉट एंड ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ये चाहते थे ना कि ये लैंडलॉर्ड्स हमको जमीन रेंट पर देता है और रेंट का कोई भी सिक्योरिटी हमको नहीं देता है, हम वैसे लैंडलॉर्ड्स को छोड़ेंगे नहीं, उन जमींदारों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे ऊपर ऑपरेसिव वे से हमसे रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमसे चीजों को लेकर जाते हैं। अब यहाँ के पीजेंट लोग मानने वाले नहीं थे। जब नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ तो बोला कि रुक, हम भी बताते हैं तुमको, जमींदार और लैंडलॉर्ड्स तुम्हें अभी बता रहे हैं। तो क्या किया, नाई धोबी बंद कर दिया, हो गया, बढ़ाओ अपने से सेविंग करो, जाओ बाल वाल अपने से काटो, जमींदार और तालुकदार लोग नाई धोबी बंद कर दिया। और डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस, उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे तुम्हारा कोई काम। तुम्हारे यहाँ आज के डेट में, अब तो भाई हम लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। पहले के समय में गांव में जब संडे होता था तो साइकिल का एक घंटी बजता था और वहां पर घर के जितना जो लड़का जो बहुत स्टाइल में बाल रखता था, घर के पिछला दरवाजा से फरार। क्यों? क्योंकि वहां पर नाई पहुंच गया है। अब वहां पर रहेंगे दादाजी, वहां पर रहेंगे पापा, और उनके सामने बैठकर आपके बाल का इतना बेदर्दी तरीके से काट देगा कि आप अपना मुंह देखकर शर्मा जाइएगा। तो इस तरीके से वो नाई धोबी वही कॉन्सेप्ट था यार, उस समय वही चल रहा था, वही अभी तक चलता आ रहा था। अब ना बच्चे जाते हैं, पापा बाल कटवाना, लो 500 रुपया, जाओ कटवा के आओ। और इटालियन सैलून में जाके बाल कटवाते हैं, बहुत मजेदार है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, नाई धोबी बंद कर दिया, बार बार वॉशरमैन वगैरह इन लोगों ने यहाँ पर इनके यहाँ जाना छोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है, जून 1920 का टाइम होता है, इसी कंट्री साइड में जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन द मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू इस मूवमेंट को ज्वाइन कर जाते हैं, कंट्री साइड में ही लिखना होगा। जवाहरलाल नेहरू इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं एंड बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अदर्स। वहां पर नेहरू जी ने
अवध किसान सभा वगैरह को सेटअप किया और बाबा रामचंद्र को लीड करने को बोला। ठीक है, इसके बाद विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस को वहां पर खोल दिया अवध किसान सभा का। देखते हैं क्या है, और बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करना शुरू हो गए। अब इसी बीच में द पीजेंट मूवमेंट डेवलप इन द फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ एज द, देखते हैं धीरे धीरे और क्या होता है, एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 90, जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा हाउसेज ऑफ, अब इसी बीच में क्या हुआ, जब मूवमेंट आगे बढ़ा, when they know that गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दे अटैक ऑन तालुकदार एंड मर्चेंट एंड जमींदार। ये तालुकदार और जमींदार पर अटैक कर दिया, तालुकदार और जमींदार पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद इन्होंने मार्केट को लूट लिया, मार्केट वेयर लूटेड, बाजार वेयर लूटेड, एंड ग्रेन होर्डिंग ग्रेन को भी इन लोग का लूट लिया। सुनो क्या किया था इन पीजेंट ने, सर इनके दुश्मन थे तालुकदार और जमींदार, और दे टेक द मीनिंग ऑफ स्वराज इन अनदर वे। ध्यान से समझना, व्हेन गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दीज पीजेंट ऑफ कंट्री साइड, दीज अवध पीजेंट टेक द मीनिंग ऑफ स्वराज इन अनदर वे। इन्होंने स्वराज, गांधी तो नॉन कॉपरेशन के जरिए स्वराज चला रहे थे कि हमको क्या चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, और यहां पर के लोगों ने उस स्वराज का मतलब एक अलग तरीके से ले लिया। क्या लिया उन्होंने, जमींदार या तालुकदार पर अटैक कर दिया, अटैक करके मार्केट को लूट लिया, उनका होर्डिंग ग्रेन वगैरह सब चीज लूट लिया। अब देखो, इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड, एंड अब बहुत सारे लोगों को वहां के लोकल लीडर समझा रहे थे ऐसा नहीं है, जमींदार तालुकदार से तुमको कोई दुश्मनी नहीं है, तुम उस पर क्यों अटैक कर रहे हो, करे ना ये हमारा सबसे बड़का दुश्मन है। क्यों, हमको जमीन देता है लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं देता है, आज जमीन दिया कल उसको 10 रुपया कोई ज्यादा देगा, कहेगा जमीन छोड़ भाग, इसका जमीन है, तो यार सिक्योरिटी नहीं देता, हम तो छोड़ेंगे नहीं, जबरदस्ती आके हमसे लैंड का क्या रेंट मांगता है। तो भाई इस तरीके से जब इन लोगों ने जब उसको उसके अगेंस्ट में गया, आवाज उठाया, तब क्या होता है जरा देखिएगा। बहुत सारे लीडर समझा रहे थे भाई ऐसा नहीं है, स्वराज को तुम दूसरे तरीके से क्यों देख रहा है, जमींदार और तालुकदार पर अटैक मत करो, तुम्हारा दुश्मन ब्रिटिशर से रेवेन्यू सिस्टम है, मत दो रेवेन्यू। बोला हम ना जानते, मारेंगे तो मारेंगे, यही कॉन्सेप्ट था उन लोगों का। अगला क्या है, द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग वर्कड इन द सेक्शन, ऑल सेक्शन एंड एस्पिरेशन। और महात्मा का नाम सुनते ही ना लोगों के अंदर में एक अलग का इंस्पायर हो जाते थे, वो लोग कहते थे कि अच्छा गांधी जी बोले चलो हम मानेंगे उसको। नो ऐसा नहीं, मतलब वो अपने अंदर में एक एनर्जेटिक फील करते थे। देखते हैं आगे क्या है। ये तो हुआ कंट्री साइड में, यानी कंट्री साइड में भी सक्सेस समझो तो नहीं। रीजन दे टेक द मीनिंग ऑफ स्वराज इज अनदर, क्योंकि स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल यार। गांधी का कॉन्सेप्ट था कि आपको कॉपरेट नहीं करना है। कॉपरेट कहने का मतलब जमींदार अगर बोल रहा है, आपको मान लें आप उसको रेवेन्यू दे रहे, मत दीजिए ना रेवेन्यू, मत दीजिए, कोई नहीं देगा रेवेन्यू, अपने आप से कोई रास्ता निकलेगा। अब अगला क्या है, इसी बीच अब कंट्री साइड में ही हम लोग ट्राइबल रीजन का देखने जा रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ, ध्यान से समझना, इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द ट्राइबल रीजन, इन द ट्राइबल रीजन। ये ट्राइबल रीजन कहां का, आंध्रा के गुडियम हिल का। कहां का, आंध्रा के गुडियम हिल का। कब का, 1920 का। क्या था देखिएगा सर, सबसे पहले तो ट्राइबल रीजन ने ध्यान समझना, ट्राइबल रीजन ने होता क्या था कि इसी बीच ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन ट्राइबल रीजन। ट्राइबल रीजन दैट मींस कि ट्राइबल रीजन ऑफ आंध्रा गुडेम हिल, आंध्रा का कौन सा हिल, गुडेम हिल में। गुडेम हिल में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, ट्राइबल कम्युनिटी जो एक वॉर टेक्निक को जानती थी जिसका नाम था गोरिल्ला वॉर टेक्निक। कौन सा टेक्निक, गोरिल्ला वॉर टेक्निक। और ये गोरिल्ला वॉर टेक्निक क्या था, हाइड एंड अटैक की टेक्निक थी, हाइड एंड अटैक की टेक्निक थी। छुप जाओ और अटैक कर दो, मिट्टी में ही, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, मिट्टी में घुसा है, पता नहीं चलेगा, आपको लगा मिट्टी का ढेर है छोटा सा, और उसमें एक बार बाहर निकलेगा मारेगा, गए काम से। तार का पेड़ है बहुत बड़ा, और उसी तार के पेड़ में वो चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, पेंट वेंट इस टाइप का करके, आपको लगेगा तार के ना पेड़ है, और जैसे ही बगल से क्रॉस किया मारेगा, गए काम से। तो ये गोरिल्ला वॉर टेक्निक है, हाइड एंड अटैक की टेक्निक है। और आखिरकार
नन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने जोरदार तरीके से क्यों गांधी को सपोर्ट किया था? कहने का मतलब क्यों इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाया था? रीजन था फॉरेस्ट लॉ। कौन सा लॉ? फॉरेस्ट लॉ। यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? 1865 में फॉरेस्ट लॉ लाया था। कौन सा लॉ लाया था? फॉरेस्ट लॉ। अब फॉरेस्ट लॉ में क्या था कि फॉरेस्ट को कैटेगराइज कर दिया था 3 पार्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। 3 टाइप में फॉरेस्ट में कैटेगराइज किया था और उसमें बोला था कि नो वन कैन एंटर इन द रिजर्व फॉरेस्ट, कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकता है, एंट्री बैंड थी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नो वन कैन एंटर विदाउट परमिशन एंड विलेज फॉरेस्ट में एवरीवन कैन लिव। बताओ, ये हमर घर है, आई घर में हम बड़ा सुंदर से घर बनाए, बड़े बड़ी बढ़िया 4 मंजिला 5 मंजिला घर बनाए, सारा जिंदगी के कमाई लगा दी है। और जब घर के परिवार में ही जो बच्चे लोग हैं वो बोले कि आपको इतने दूर में रहना है, ये आपका बरामदा है, इसी बरामदा में आपका हम चौकी लगा देते हैं, आप आराम से यहीं पर रहिएगा। बताओ क्या गुजरेगा उस इंसान से, है ना? अब बात बाकी उस सारे घर की संपत्ति का मालिक वो लड़का, उनके फैमिली। तो भाई एक चीज समझिए, तो वही हुआ, क्या हुआ कि जब तुमने फॉरेस्ट लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया, जैसे ही फॉरेस्ट लॉ वहां पर इंप्लीमेंट हुआ, इंप्लीमेंट होने के बाद जब फॉरेस्ट लॉ इंप्लीमेंट हुआ, ये ट्राइबल बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गए थे। ट्राइबल वो लोग होते हैं यार, जंगलों पे डिपेंडेंट होते हैं, जंगल उनका घर होता है। अब उसी जंगल में से इनको बोला कि सुन ना भाई, इतने तो तू जा नहीं सकता क्योंकि मेरा रिजर्व फॉरेस्ट है, यहां तक तू जा नहीं सकता क्योंकि इसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहां पर तुमको जब कभी जरूरत होगा तो पूछना, तब हम, मेरा मन करेगा तो हम तुमको जाने देंगे, रहना तुमको यहां है। तो बताओ अफेक्टेड था कि नहीं? ड्यू टू फॉरेस्ट लॉ ये बहुत अफेक्टेड था। और इसकी वजह से क्या हुआ, क्या होता है देखिएगा, और जबरदस्ती अब ये लोग मान लेते हैं जो बेटर रिसोर्सेस था फॉरेस्ट के एकदम इनर पार्ट में था, अब वहां से चीजों को ला नहीं सकते जिससे कि वो अच्छा काम कर सके या जिससे उसको बेचकर अच्छा पैसा ही कमा सके। तो भाई इनको प्रॉब्लम होने लगा, तो इनको अब बेगार वगैरह का कोई इधर उधर का कोई जबरदस्ती उठा के ले जाता, कोई काम करवाता, यही सब काम हो रहा था। बहुत परेशान थे। और इसी जो ट्राइबल कम्युनिटी जो आंध्रा के गुडेम हिल में रहती थी, एक वॉर टेक्निक जानती थी, गोरिल्ला वॉर टेक्निक, और इसके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। तो व्हेन गांधी स्टार्टेड द नन कॉपरेशन मूवमेंट, जब गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, तब क्या हुआ कि दीज ट्राइबल पीपल टेक द मीनिंग ऑफ स्वराज इन अनदर वे। इन ट्राइबल पीपल ने भी स्वराज का मतलब अलग तरीके से ले लिया। बेटा एक चीज समझना, अलूरी सीताराम राजू अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड मानता था। वो कहता था हम भगवान के अवतार हैं, वो अपने आप को भगवान का अवतार मानता था, और कहता था कि ब्रिटिशर बुलेट कांट हार्म हिम, तो उसको तो कोई असर भी नहीं होने वाला है, ब्रिटिश यानी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और अगर ऐसा रहता तो 1924 में उसको उल्टा टांग नहीं दिया जाता, भगवान का अवतार था तो। अब जरा देखिएगा आगे क्या होता है। नेक्स्ट देखो, ये क्लेम करता था, यही राजू जी हैं, ये अब क्लेम करते थे वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, साथ ही साथ क्लेम करते थे इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान के अवतार है, और साथ ही साथ वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, इन्होंने लोगों को बोला कि भाई ऐसा कर, खादी पहनो, अपना ड्रिंकिंग छोड़ दो। और बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be the liberated only by the use of force and non-violence। और धीरे धीरे आगे चलकर इनका ही आइडिया थोड़ा चेंज हो गया, अब लोगों को प्रोवोक करते मार उसको, उसके बाद ही कोई चीज होगा, एंड बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। और इनका एक ही कॉन्सेप्ट था, फोर्स का यूज करो, अटैक करो। अब ये आउटसाइडर पर अटैक करना शुरू कर दिया। लास्टली क्या हुआ, जब मार्केट वगैरह लूटना शुरू कर दिया इन लोगों ने, सब चीज जब ये होने लगा, गवर्नमेंट ऑफिसेस पर अटैक कर दिया, ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया, तो फाइनली राजू पिक्ड अप इन 1924 एंड एक्सिक्यूटेड, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो राजू जी भी चले गए। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकम अ फोल्क हीरो। लेकिन अपने यहां के लोगों का एक फोल्क हीरो, लोक नेता के रूप में समझ के सामने आया, लोक अभिनेता, नेता नहीं अभिनेता। ठीक है, देखो इनका, देखते हैं।
अब आगे आते हैं प्लांटेशन फील्ड में। बेटा यहां पर प्लांटेशन फील्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनना। हम एक कहानी के रूप में आपको बताएंगे, आप एक अच्छे से सुनना। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको क्या है प्लांटेशन वर्कर। कहां की बात हो रही है? प्लांटेशन फील्ड के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि स्वराज इन प्लांटेशन फील्ड। बेटा यहां पर बात आ रही है कि स्वराज, स्वराज की बात होती है। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, स्वराज मतलब सेल्फ रूल की बात हो रही है। यहां पर सेल्फ रूल की बात हो रही है, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल इन प्लांटेशंस। जरा देखते हैं आपसे यहां पे क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द प्लांटेशन फील्ड। तो आप क्या करोगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्लांटेशन फील्ड में क्या इंपैक्ट पड़ा था? तो सर उसी प्लांटेशन फील्ड में, कहां का? आसाम के प्लांटेशन फील्ड वर्कर में वर्कर को यह राइट नहीं था कि वो फ्रीली मूव कर सके। वर्कर को यह राइट नहीं था कि वो फ्रीली मूव कर सके, बिकॉज एन एक्ट वॉज इम्पोज ऑन देम। उनके ऊपर एक एक्ट इंपोज हो रखा था, उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। क्या था वो एक्ट? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, 1869 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके जरिए उनके ऊपर, इस एक्ट के जरिए ये एक्ट उन इस तरीके से बांध के रखा था कि वो कहीं भी फ्रीली मूव नहीं कर सके। तो क्या था भाई इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में? नो वन कैन लीव द प्लांटेशन फील्ड, नो वन कैन लीव द प्लांटेशन फील्ड, कोई भी प्लांटेशन फील्ड को लीव नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी परमिशन, बिना परमिशन के कोई भी प्लांटेशन फील्ड को छोड़ नहीं सकता है। एंड परमिशन शुड ग्रांटेड इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, परमिशन उनको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही मिलता था। याद रखना बेटा कि व्हेन गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दीज प्लांटेशन फील्ड वर्कर टेक द मीनिंग ऑफ स्वराज इन अनदर वे। इन्होंने स्वराज का मतलब अलग तरीके से ले लिया। क्या लिया भाई स्वराज का मतलब अलग तरीके से? इन्होंने क्या किया? दे थॉट दैट, ये ऐसा सोचने लगे कि, क्या सोचने लगे देखिएगा, जब उन्होंने सुना कि गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिवाइड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशन हेडेड होम। दे बिलीव दैट, वो ऐसा सोचते थे कि गांधी रूल विल कम, वी हैव आवर ओन लैंड एंड ऑन द लैंड वी परफॉर्म आवर वेरियस एक्टिविटी एंड मेंटेन आवर लाइवलीहुड। कि हम उस पर क्या करेंगे? अपना एक्टिविटी करेंगे, और जिससे कि हमें क्या मिलेगा? हमें जो रिसोर्स हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा और हमारी जिंदगी खुशी पूर्वक कट जाएगी। ऐसा ये सोचते थे। यानी गांधी राज आएगा और जिसमें हम लोग के पास अपना जमीन होगा, जिस पर हम लोग खेती वेती करेंगे और अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करेंगे। और याद रखिएगा तब क्या हुआ बेटा, ये लोग इतना बैड लक इंसान थे कि व्हेन दे लीव द प्लांटेशन फील्ड दे रीच टू रेलवे स्टेशन। कहां पहुंचते हैं? ऑन दैट डे देयर वाज अ स्ट्राइक ऑर्गेनाइज्ड बाय रेल वर्कर, और उसी दिन रेल वर्कर ने वहां पर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रखा था। फिर उसके बाद नाउ दे रीच टू डॉक रीजन, पोर्ट रीजन पे पहुंचते हैं, वहां पर डॉक वर्कर ने स्ट्राइक कर रखा था। भाई ये कितना परेशान थे कि इतना स्ट्राइक हुआ, और स्ट्राइक की वजह से ये लोग तो परेशान कि हम घर जाएं कैसे। रेलवे स्टेशन गए तो रेल स्ट्राइक, पोर्ट रीजन गए तो डॉक वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी बंदरगाहों पर। तो अब पोर्ट चलेगी नहीं क्योंकि वहां पे काम करने वाले मजदूर लोगों ने हड़ताल कर रखा है, ये कर रखा है। अब क्या हुआ? नाउ द अथॉरिटी रीच देयर। अब प्लांटेशन फील्ड वाला तुरंत फोन नहीं, तुरंत पुलिस वगैरह वो जाएगी वहां पे, पकड़ा लोगों को, बोला बहुत घर जाने का शौक है, चल घर बताते हैं। इतना मार मारा, मार उड़ के फिर से प्लांटेशन फील्ड में ले गया। ठीक है, तो ये सारा काम हुआ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पर द पीपल इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, वो अपने तरीके से स्वराज का मतलब बताने लगे। And when the tribal chanted Gandhiji name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally related to anti all India agitation। याद रखना, ये ट्राइबल लोग एक साथ जलते थे, कहते थे स्वतंत्र भारत, हमें भारत को क्या करना है? स्वतंत्र करना है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया से लगता था कि पूरे इंडिया एकजुट हो गया है।
तो ये सारा चीज है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब देखना, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉल ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों कर लिया था? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया था, तो आपका आंसर होगा, ध्यान से समझना। आपका आंसर होगा, क्या आंसर है देखिएगा, आपका आंसर क्या होगा सुनिएगा। पहला, गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया, इसका रीजन देखिएगा। रीजन 1 नंबर में बिंदास एकदम ये वाला रीजन याद करो कि गांधी जी थॉट दैट, गांधी जी थॉट दैट थॉट दैट थॉट दैट सत्याग्रहीज वेयर नॉट वेल ट्रेंड। गांधी ऐसा सोचते थे कि सत्याग्रही वेल ट्रेंड नहीं है। गांधी जी ऐसा सोचते थे कि सत्याग्रही वेल ट्रेंड नहीं है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन वायलेंस। किसमें इन्वॉल्व है? वायलेंस में इन्वॉल्व है। और वायलेंस लाइक चौरी चौड़ा इंसिडेंट। कौन सा इंसिडेंट? चौरी चौड़ा इंसिडेंट। सर क्या था वो चौरी चौड़ा इंसिडेंट, जरा बताते हैं, देखिएगा। देखिएगा, ये यूपी का गोरखपुर का एक रीजन है, ये यूपी का गोरखपुर का ये रीजन है। इसी गोरखपुर में, इसी गोरखपुर में चौरी चौड़ा, चौरी चौड़ा ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस पिकेट था ये। और यहीं पर एक क्या हुआ था कि ये लोग इसी पुलिस स्टेशन, मान लेते हैं ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है, चौरी चौड़ा पुलिस स्टेशन। इसके सामने ये रोड है, यहां पर पुलिस वाले खड़े हो रखे हैं और यहां पर बैरिकेडिंग कर रखा है। क्या बैरिकेडिंग रखा है? यानी कि बैरिकेडिंग ऐसे लगा रखा है। आप कभी जाते होगे रोड पर तो इस टाइप का ग्रिल टाइप का रखा हुआ देखते हैं ना, गाड़ियां ऐसे करके ऐसे जाती है ना। अब बेटा क्या हुआ कि इसी बैरिकेडिंग को ये लोग, यहां से एक पीसफुली प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस निकाल रहे थे, और यहीं से जैसे ही क्रॉस करते हैं इसी में कुछ क्लैश क्रिएट हो जाता है पीजेंट और पुलिस वाले के बीच में। कुछ ऐसा बात हुआ, एक पुलिस वाले ने इन पर फायरिंग कर दिया, एक किसान की डेथ हो जाती है। जो किसानी लोग थे पीसफुली प्रोसेसन एकदम शांति ढंग से अपना जुलूस निकाल रहे थे, अग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव होकर क्या किया? सराउंडेड द पुलिस स्टेशन, चारों तरफ से घेर लिया। बोला कि रुक अभी बताते हैं। क्या किया इन लोगों ने? पुलिस स्टेशन को सराउंडेड करके इसके ऊपर किरोसिन ऑयल डाल दिया। बोला कि अभी बताते हैं, और जितना पुलिस वाला था सबको अंदर पैक, और उसके बाद इसको बर्न कर दिया। इसमें 23 पुलिस वाले जिंदा। अब जिंदा जल गया तो गांधी जी कहे कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट में ये तो नन वायलेंस पे बेस्ड था, ये वायलेंस कहां से हो गई? गांधी कहे कि हमारा सत्याग्रही वेल ट्रेंड नहीं है। ये तो स्वराज, सबसे पहले तो स्वराज्य के मतलब अलग तरीके से ले लिया, और दूसरा है कि ये लोग वायलेंस में इन्वॉल्व। यार हमें इसको छोड़ देना चाहिए। और एट लास्टली गांधी उसी समय कहते हैं कि मूवमेंट को क्या करो, कॉल ऑफ करो। और गांधी ने मूवमेंट को क्या कर दिया? कॉल ऑफ कर दिया, मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। बात समझ में आया? गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ, और ये मूवमेंट आपका कॉल ऑफ हो गया। अब जरा समझते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट खत्म हुआ। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट जस्ट एक दिन के अंदर में ही हम दूसरे पार्ट को आपके सामने लाएंगे, और प्रॉमिस करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में ये नेशनलिज्म इन इंडिया 2 पार्ट में आपके सामने अवेलेबल रहेगी। ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हैं, और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।